गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले अपने यूट्यूब वीडियो लेक्चर में जो अपना क्लासिफिकेशन था, बेसिक 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बारे में अध्ययन किया था। उसमें देखा था कि जो अपने प्रोकैरियोट हैं उसको किंगडम मोनेरा में रखा गया है, जिसमें आपके ट्रू बैक्टीरिया, जिसको यू बैक्टीरिया कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो कि सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया है, और जो आपके एक्टिनोमाइसिटीज हैं, माइकोप्लाज्मा हैं, उन सभी को किंगडम मोनेरा में रखा गया है। आज अपन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा आपके सिलेबस में दे रखा है टॉपिक, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो मनुष्य हैं वो एंशिएंट टाइम से ही माइक्रोब्स उनके द्वारा होने वाली जो बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उनका प्रयोग करता आ रहा है, लेकिन उनके बारे में, उनके द्वारा जो यूटिलिटी है बायोकेमिकल प्रोसेस में होने वाली, उनका मनुष्य को जो माइक्रोस्कोप या किसी इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबिलिटी या खोज नहीं होने के कारण उनका बारे में पता नहीं था कि माइक्रोब्स का यह यूजफुल या यह उपयोग है। जैसे कि आज हम वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, जितने भी जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, उनका माइक्रोब्स के उपयोग उनमें बनाने में होता है। जैसे कि आज से 6000 ईस्वी पूर्व हैं, वो बेबीलोन के निवासी हैं, वो एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में माइक्रोब्स का यूज करते थे, जिस प्रकार आज वर्तमान समय में अपन एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि जो ये एल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं उनमें माइक्रोब्स का रोल है। इसलिए सबसे पहले जो माइक्रोब्स की यूटिलिटी थी, जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने में, और अदर जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी, और भी कई इनके हार्मफुल यूजफुल इफेक्ट थे, वो सब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन और डिस्कवरी के बाद में हुआ। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में एक 2 लेंस वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग है वो निर्जीव वस्तु जो कि कोर्क सेल थे उसके थिन सेक्शंस की स्टडी करने में किया, और उसने अपने स्टडी में पाया कि इसमें कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसको दिखाई दिए। The study of thin sections of cork, जो कि नॉन लिविंग थी, क्या थी? नॉन लिविंग, निर्जीव, और उसमें उसने सेल लाइक स्ट्रक्चर्स देखे। उसके बाद में इन्होंने कौन सी सेल, नॉन लिविंग थिंग का उपयोग है वो, नॉन लिविंग थिंग्स को देखने में माइक्रोस्कोप का यूज किया और उसमें सेल लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा। फिर उसके बाद में जो आपका एंटनी वॉन लीवेनहुक नामक एक साइंटिस्ट था जो हॉलैंड का निवासी था। एंटनी वैन ल्यूवेन
हुक उसने 1673 में सबसे पहले अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप का यूज है वो लिविंग सेल आरबीसी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ इन लिविंग सेल्स की स्टडी करने में माइक्रोस्कोप का यूज किया और जो इसमें उनको परिणाम मिले कि जो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया कि आरबीसी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की सेल थी उसमें उसने क्या क्या देखा उन रिजल्ट्स को उसने रॉयल सोसाइटी की प्रोसीडिंग थी उसमें 1680 में है वो भेजा। जो भी इसने माइक्रोस्कोप की सहायता से इसमें आरबीसी और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में उसने कुछ भी उसमें अध्ययन किया और उसने जो पाया उनका जो रिजल्ट्स थे उनको उसने रॉयल सोसाइटी की प्रोसीडिंग है उनमें भेजे। फिर उन्होंने जो भी इनमें उसको दिखाई दिया उनको इसने नाम दिया एनिमल क्यूर। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूर, जंतु। क्या नाम दिया? जंतु। इसके बाद में उसने जो आपका रेन वाटर है, पॉन्ड वाटर है और जो आपका दांतों का इनेमेल है इन सभी में भी उसने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, ऑब्जर्व किया और पाया कि उनमें भी एनिमल कूल लाइक जो माइक्रोब्स हैं वो उपस्थित थे और उन्होंने फाइन डायग्राम्स भी, पिक्स भी उन्होंने ली और उन पिक्स को हैं उसमें उन्होंने रोड शेप, स्फेरिकल शेप और स्पाइरल शेप के अंतर रोड शेप, स्फेरिकल शेप और स्पाइरल शेप ऐसे उन्होंने उसमें डायग्राम्स प्रस्तुत किए कि जो एनिमल क्यूल हैं या माइक्रोब्स हैं वो इस उनकी शेप है वो कैसी होती है, रोड शेप, स्फेरिकल और स्पाइरल शेप। ये उन्होंने जो बाद में स्टडी की दांतों की इनेमेल और रेन वाटर उसके इन प्रोसीडिंग को उन्होंने 1683 में जो रॉयल सोसाइटी की प्रोसीडिंग पब्लिश हुई उसमें उसने प्रस्तुत किए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि यह किसी में बिलीव नहीं करता था, अविश्वासी नेचर के थे और अविश्वासी नेचर होने के कारण इन्होंने अपने जो रिजल्ट्स थे, जो स्टडी थी और जो माइक्रोस्कोप के बारे में इन्होंने अपना खोजा और उसमें क्या पाया उसके बारे में इन्होंने किसी दूसरे साइंटिस्ट या व्यक्ति को नहीं बताया और लास्ट में 1723 में 1723 में 91 ईयर्स की एज में है वो इनकी डेथ हो गई। जिससे कई वर्षों तक इनके जो अध्ययन किए गए थे और माइक्रोस्कोप के बारे में हैं वो 1 सेंचुरी तक क्या हुई किसी को पता नहीं चला और स्टडी है वो वहीं रुक गई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने लोगों की, साइंटिस्ट की इस तरफ है वो इंटरेस्ट बढ़ा कि जो कि दांतों के इनेमेल हैं, रेन वाटर हैं, पॉन्ड वाटर हैं उनमें माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया की खोज का श्रेय भी है वो किसको जाता है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को। किसको जाता है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को, क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था। अब उसके बाद में जब इनकी डेथ हो गई उस 1 सेंचुरी तक
100 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में इनकी जो परिणाम और स्टडी थी उनके बारे में दूसरे साइंटिस्ट ने पढ़ा और इस तरफ उनकी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। और इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद में उन्होंने देखा कि ये माइक्रोब्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे इनमें पैथोजेनेसिस की प्रवृत्ति होती है, उनके बारे में आगे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने विचार और थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें किसी भी लाइफ के ओरिजिन में सबसे पहले जो थ्योरी दी गई वो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, और ये दी गई थी अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने क्या कहा कि किसी भी जो नए जीव की उत्पत्ति है वो निर्जीव वस्तुओं से या नॉन लिविंग थिंग्स से ऑटोमेटिकली सडनली होती है, किसी पूर्व में उपस्थित लिविंग थिंग से नहीं होती है। कि निर्जीव वस्तुओं से है वो नए लाइफ का है वो ओरिजिन होता है। इसके लिए एक वॉन हेलमंड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोग किया कि जब एक डर्टी शर्ट, गंदा शर्ट है जो कि पसीने से भीगा हुआ है, और उस पसीने से भीगे हुए शर्ट में अगर गेहूं के दाने अगर रख दिए जाएं तो 20 से 21 दिन बाद में है उनमें जो चूहे की उत्पत्ति है वो स्वतः हो जाती है। कैसे? कि जब एक गंदी शर्ट जो कि पसीने से भीगी हुई है और उस पसीने से भीगी हुई शर्ट में अगर गेहूं के दाने सीड्स हैं वो रख दिए जाएं तो 20 से 21 दिन के बाद में हैं वो रेड सी हैं वो ओरिजिन है वो स्वतः हो जाता है। अब इसका समर्थन भी कई ये अरस्तु भी एक फिलोसोफर था और इसका जो समर्थन है वैन हॉलमैंड का, जिसने एक्सपेरिमेंटली किया, प्रूव की जो रेड का ओरिजिन है एक गंदी शर्ट की जो कि पसीने से भीगी है उसमें स्वतः हो जाता है गेहूं के दाने रखने पर, तो उसको समर्थन भी कई साइंटिस्टों ने, जैसे आपका एनाक्सिमेंडर है, एम्पिडो क्लेस हैं, माल्थस हैं, और भी कई फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी यही कहा कि जो आपका पॉन्ड वाटर होता है, आपका रेन वाटर होता है, और जो आपका क्या नाम है, कूड़ा करकट है, उनमें मेंढक, मक्खी और जो और भी कई छोटे मोटे जो माइक्रोब्स हैं उनकी उत्पत्ति स्वतः हो जाती है। यह जो हाइपोथेसिस थी कि भाई निर्जीव वस्तुओं से सजीवों की उत्पत्ति स्वतः होती है, यह 18वीं सेंचुरी तक चलती रही, 18वीं सेंचुरी तक चलती रही, लेकिन बाद में हार्वे एंड हक्सले नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मत को है वो रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जीवोत्पत्ति, अर्थात जो नए जीवों की उत्पत्ति है वो पूर्व में विद्यमान जीवों से ही होती है। जो हार्वे और हक्सले थे उन्होंने क्या कहा कि जो नए जीवों की उत्पत्ति है वो पूर्व में उपस्थित जीवों से ही होती है, और इसके लिए इसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग
साइंटिस्टों ने प्रयोग किया, जिसमें सर्वप्रथम प्रयोग था फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग, इन्होंने क्या किया कि जो मीट मांस के टुकड़े लिए और मांस के टुकड़ों को 3 जार्स में रख दिया। ये आपका मीट है और इसमें एक जार को उन्होंने खुला रख दिया, जबकि 2 जार हैं उनको क्या कर दिया, सील्ड कर दिया। क्या कर दिया, सील्ड, अच्छी तरह से उनको बंद कर दिया, जबकि यह क्या था, ओपन। और कुछ दिनों बाद में उन्होंने देखा कि जो खुला जार था उसमें कुछ मगुट उन्होंने कुछ दिनों बाद में देखा कि जो ओपन जार था, ओपन जार में मगुट के सदृश संरचनाएं दिखी, जबकि आपके जो दोनों सील्ड जार थे उनमें किसी प्रकार की मगुट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दी। इसका मतलब ये था कि जो ओपन जार था, ओपन जार में उसमें आपके जो मक्खियां हैं और कोई माइक्रोब्स हैं वो उसमें प्रवेश कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने जो आपका मीट था उस पे उन्होंने क्या कर दिए, एग्स दिए और एग्स धीरे धीरे वो मगुट में डेवलप हो गए और मगुट मेटामॉर्फोसिस द्वारा, आपका कायांतरण द्वारा जो है नई मक्खियों वगैरह का निर्माण किया। जबकि जो आपके क्लोज्ड जार थे, सील्ड जार, उनमें किसी प्रकार के आपके कोई माइक्रोब्स और मक्खियां हैं वो एंटर नहीं कर सकी, जिससे की वजह से उनपे किसी प्रकार के मगुट या लार्वा का निर्माण नहीं हुआ। इससे फ्रांसिस्को रेडी ने यह सिद्ध किया कि जो ओपन जार है उसमें मक्खियों के एग्स वगैरह देने की वजह से ही उन एग्स से नए जीवों की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब है कि जो जीव की उत्पत्ति है वो पूर्व में विद्यमान जीवों से ही होती है। इसके बाद में दूसरा प्रयोग और किया गया स्प्लेंजेनी के द्वारा, स्प्लेंजेनी के द्वारा। स्प्लेंजेनी के द्वारा एक प्रयोग और किया गया, लेकिन स्प्लेंजेनी के प्रयोग फ्रांसिस्को रेडी के प्रयोग के बाद भी कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि जॉन नीदम एवं बफन, जॉन नीदम एवं बफन, इन दोनों साइंटिस्ट का मत यह था कि जो मक्खियों का निर्माण, मक्खियों का फॉर्मेशन है वो तो नए पूर्व में उपस्थित जो उनके लार्वा वगैरह थे एग से, उन्हीं से हुआ है, लेकिन जो माइक्रोब्स की उत्पत्ति है सूक्ष्म जीवों की, वो तो क्या हुई, स्वतः ही पूर्व में विद्यमान किसी कोई लाइफ द्वारा नहीं, वो स्वतः हुई है। लेकिन यह मत सही नहीं था। इसका प्रयोग भी किसने, स्प्लेंजेनी के द्वारा। स्प्लेंजेनी ने क्या किया कि जो आपका मीट और वेजिटेबल है, मीट और वेजिटेबल,
इन दोनों को क्या किया कि इनको बॉईल किया। इनको क्या किया? बॉईल, उबाला, गर्म किया। और गर्म करने से ये क्या हो गए? जीवाणु रहित। क्या हो गए? जीवाणु रहित। अब इनको जब बॉईल किया तो ये जीवाणु रहित हो गए। फिर इनको क्या किया कि जो मीट और जो आपका वेजिटेबल है उनको दो अलग अलग जार्स में रखा। दो अलग अलग जार्स में रखा। मीट प्लस वेजिटेबल और मीट प्लस वेजिटेबल। अब इसमें एक जार को है उसने सील कर दिया, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का कोई एंट्री नहीं है। जबकि दूसरे वाला जार है उसको उसने कॉर्क से ढक दिया, जिसमें छोटे छोटे क्या थे? होल, माइनर होल। तो उसने कुछ दिनों बाद में देखा कि जो सील्ड जार था उसमें जो मीट और वेजिटेबल जो कि बॉइल्ड किए हुए थे, जीवाणु रहित थे, उनमें किसी प्रकार के नए कोई माइक्रोब्स दिखाई नहीं दिए। जबकि जो आपका कॉर्क से ढका हुआ जार था उसमें माइक्रोब्स दिखाई दिए। इससे उन्होंने ये देखा कि जो माइक्रोब्स की उत्पत्ति है वो कैसे हुई कि जो आपका कॉर्क था, जिससे कॉर्क से ढका हुआ था, उसमें क्या थे? माइन्यूट होल थे, छोटे छोटे छिद्र थे। और उन छिद्रों से हैं वो माइक्रोब्स और मिट्टी की धूल के कण इत्यादि हैं वो इसमें जार में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करके उन्होंने वहां पे एग्स दिए और उनसे नए माइक्रोब्स का निर्माण या फॉर्मेशन हुआ। अब इस प्रयोग से भी सिद्ध हो गया कि जो जीवाणुओं की उत्पत्ति है वो भी पूर्व में विद्यमान जीवाणुओं से ही होती है। तो ये दो प्रयोग थे जिनके द्वारा जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ। इसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट थे जो इनकी ट्रांसमिशन मतलब पैथोजेनेसिस प्रवृत्ति, रोग करने की जो प्रवृत्ति होती है उसके बारे में भी इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो आपके कोलेरा जो कि एक गंदे जल द्वारा या डर्टी वाटर के द्वारा पीने से फैलता है, म्युनिसिपल वाटर में अगर वो गंदा पानी आ जाता है, अगर उसको पीने से तो कोलेरा होता है, वो किसकी वजह से? वह गंदे पानी पीने की वजह से। तो मतलब जो ट्रांसमिशन है वो किससे हुआ? वाटर के द्वारा, गंदा पानी पीने से, जिससे वो ह्यूमन बीइंग्स में कोलेरा हो गया। और इसी प्रकार से जो आपके प्रसूति फीवर है उसका भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से उनका संचरण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी प्रसूति फीवर है वो पाई गई। तो ये जो थे एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत है वो दिया या प्रूव किया गया। इसके बाद में है वो एक और साइंटिस्ट थे, लुई पास्चर। लुई पास्चर और लुईस पास्चर हैं, उन्होंने क्या किया कि जो आपका शुगर सॉल्यूशन प्लस यीस्ट, शुगर सॉल्यूशन प्लस यीस्ट को अगर इन्होंने एक दो जार थे जिसमें फ्लास्क, जिसमें एक है वो एज शेप्ड नेक थी और एक में है वो उसकी नेक है वो ओपन थी, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई नेक नहीं थी। जब शुगर सॉल्यूशन और यीस्ट को इसमें इन्होंने रखा, दोनों जारों में अलग अलग में, एक एज शेप्ड वाले में और एक सीधे वाले में एज शेप्ड, मतलब जिसमें नेक है वो घुमी हुई है और इसमें है वो स्ट्रेट नेक, किसी प्रकार की नेक घुमी हुई नहीं।
इन दोनों में अगर उसने शुगर सॉल्यूशन और यीस्ट को रखा, जो कि पहले इनको इसने क्या किया था, उबाला था, फिर इसमें रखा, तो जो एसिड वाली फ्लास्क था उसमें उसने किसी प्रकार के माइक्रोब्स को नहीं पाया। उसने क्या, किसी प्रकार के माइक्रोब्स को नहीं पाया। जबकि जो स्ट्रेट नेक वाला फ्लास्क था उसमें उसमें माइक्रोब्स और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को देखा। किसको, फर्मेंटेशन की प्रोसेस को। तो इससे उन्होंने देखा कि जो एसिड वाला फ्लास्क है उसमें वो एसिड होने के कारण उसमें जो माइक्रोब्स और धूल के कण थे वो इसकी वॉल्स पे, दीवार पे चिपक गए, जिसके कारण वो फ्लास्क के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और वहां फर्मेंटेशन की क्रिया नहीं हुई। जबकि इसमें जो आपका स्ट्रेट नेक वाला था उसमें माइक्रोब्स सीधे होने की वजह से फ्लास्क में एंटर कर गए और वहां फर्मेंटेशन की क्रिया हुई। और इन्हीं की डिस्कवरी के बाद में जो माइक्रोब्स के द्वारा होने वाले फर्मेंटेशन की क्रिया है और इनका जो रोग उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है वो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट द्वारा ही पता चला। थैंक यू। अब इसके बाद में जो रॉबर्ट कोच का एक्सपेरिमेंट है, इसका लुईस पास्चर का भी आगे और है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।